आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में काफ़ी भीड़ है। मुलजिमों की अच्छी खासी तादाद जेल से जमानत की सुनवाई के लिए लाई गई है। उनमें ज़्यादा तादाद गांव देहात के लोगों की है। इनके रिश्तेदारों ने अदालत के कमरे के दोनों दरवाजों से लेकर बाहर बरामदे तक भीड़ लगा रखी है। इस भीड़ में कुछ मैली कुचैली औरतें भी दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने अपने शीरखार बच्चों को गोद में उठा रखा है। बच्चे उनके पिस्तानों की सूखी सड़ी भट्टियों में मुंह घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने शौहरों की जमानत के लिए आई होंगी, जो उनकी रोटी का वाहिद सहारा है। ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक एक करके जमानत की सुनवाई निपटा रहे हैं, और ये सोचकर हैरत होती है कि लोगों के बड़े बड़े अहम मामलात पर फैसला लेने के लिए उनके पास कितना कम वक्त होता है। मेरे मौक्किल की बारी आती है। मुलजिम पिंजड़े में दूसरे मुलजिमों के साथ खड़ा है। उसकी कमर की रस्सी और हथकड़ियां खोल दी गई हैं। पिंजड़ा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया है। अदालत की सीलिंग से झोल और मकड़ियों के जाले लटक रहे हैं। उसके दोनों रोशनदानों की दीवार पर परिंदों की बीट की लंबी लकीरें हैं, बल्कि एक रोशनदान पर तो एक घोंसला तक बना हुआ है, जिसके मकीन अपने बच्चों के साथ कब के जा चुके। दीवारों की सफेदी पर जमी धूल बरसों से साफ नहीं की गई है, और लकड़ी के जंगलों से बंधे सुर्ख कपड़े जगह जगह से दरक गए हैं, या लोगों ने आमदोरफ्त के दौरान अपनी बेएहतियाती के सबब उनमें सुराख कर दिया है। मैं मुलजिम की तरफ देखता हूँ। गर्दन पर कबाइलियों की तरह बड़े बड़े घुंघरियाले बाल, काफी मोटी नाक, मगर कुल मिलाकर एक देहाती चेहरा। वो भजन मंडली का रुकन भी है। वो सबसे आंखें चुरा रहा है। मुझे इस मुकदमे में उसे सजा से बरी कराना है। उस पर 8 साल की एक बच्ची की इस्मत दरी का इल्जाम है, जो इस वाक़े के बाद मरते मरते बची है। डॉक्टरों का कहना था कि उसका बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, मगर इस्मत दरी के वाक़यात में ऐसे मौजज़े अक्सर मुलजिमों के हक में हो जाया करते हैं। लड़की सांवले रंग की है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें इस माहौल में काफ़ी सरासीमा नजर आ रही हैं। वो सबसे पीछे की बेंच पर एक फूलदार फ्रॉक पहने, बालों में सस्ते प्लास्टिक की हेयर बैंड लगाए अपने बाप के साथ बैठी है। उसने अपने बाप की मुट्ठी को अपनी दोनों हथेलियों से सख्ती से थाम रखा है, और रह रहकर उसकी गोद में अपना चेहरा छुपा लेती है। इस वक्त उन लोगों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जमानत के खिलाफ मजिस्ट्रेट का जहन बनाने के लिए उन्हें बुलाया हुआ है। मुकदमे की नौयत में जाए बगैर मैं जमानत की अर्जी बहुत ही सादगी के साथ शुरू करता हूँ। हमारे मुवक्किल पर एक बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम आयद किया गया है। जाहिर है इसके सिलसिले में किसी का भी रद्द अमल मनफी होगा, मगर मेरा मुवक्किल बाल बच्चों वाला आदमी है। उस पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, एक अपाहिज बहन है जिस पर हिस्टेरिया के दौरे पड़ते रहते हैं, बीवी बच्चे हैं। वो अपने घर का वाहिद फर्द है जो रोटी कमाकर लाता है, और सच कहा जाए तो उसे हमेशा काम भी नहीं मिलता। तो वो क्या करता है? वो मजबूर होकर पत्थर से चिड़ियों का शिकार करता है और उन्हें बेचकर अपने लोगों का पेट भरता है। इस 6 माह के अंदर अंदर जब से वो जेल में है, उसके घर में फाके की नौबत आ चुकी है। अगर मेरे मुवक्किल को जमानत न मिली तो ये उसके पूरे घर को तबाह कर डालेगा। हमें यकीन है मुअज़्ज़िज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे मुवक्किल के सिलसिले में डराने धमकाने और लालच देने की बात ज़रूर कहेंगे, जो एक ऐसे इंसान के सिलसिले में जिसे यह भी पता ना हो कि कल सुबह उसके घर का चूल्हा जलेगा या नहीं, बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ऐसा आदमी जो ज़्यादातर फाके की ज़िंदगी बसर कर रहा हो और जिस पर इतने सारे लोगों का बोझ हो, वो क्या किसी को लालच दे सकता है? क्या उसके लिए ये मुमकिन है कि वो लोगों को डराए धमकाए? फिर भी अगर बहस की खातिर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ऐसे खदशात हैं, तो इन हालात में अदालत अपनी पाबंदियां आयद कर सकती है, जो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर आयद की जाती हैं, जैसे थाने में हर हफ्ते हाजिरी देना, मुलजिम का बच्ची के घर और रिश्तेदारों से दूर रहना, वगैरह वगैरह। मेरी बहस 10 मिनट तक जारी रहती है। मैंने उसकी गरीबी का भरपूर नक्शा खींचा है। पत्थर से चिड़ियों का शिकार मेरी जहनी इख्तिरा है। इससे पहले भी मैंने इस तरह के फर्जी वाकयात का सहारा लेकर बहुत सारे मुकदमों में मुलजिमों को जमानत दिलवाई है। मुझे अपने गांव देहात की दुनिया से बखूबी वाकफियत है। ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, जो बंजर पहाड़ों और चटियल मैदानों से घिरा हुआ है, जहां पानी की सख्त किल्लत है। इसे रियासती हुकूमत एक कशकोल के तौर पर इस्तेमाल करती है।
ताकि मरकजी हुकूमत और बैनुल अक़वामी फलाही इदारों से इमदाद हासिल कर सके। मगर सालों साल ये सारे पैसे जाने कहाँ चले जाते हैं। ये ज़िला आज भी उसी जगह पर है जहाँ ये 70 साल पहले था। बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अदालत में जिन हाकिमों की तकर्रुरी होती है वो सारे के सारे बाहर के लोग होते हैं जिन्हें मकामी ज़िंदगी का कुछ ख़ास पता नहीं होता। वो इस शहर में अपने तबादले को सज़ा के तौर पर देखते हैं, जैसे उन्हें काला पानी भेज दिया गया हो। मैं इस्मत दरी के वाक़ये के चंद अहम नुक्तों पर रोशनी डालता हूँ, सरसरी तौर पर उनकी खामियों की तरफ इशारा करता हूँ, और जब मैं जेब से रुमाल निकाल कर चेहरे से पसीना साफ करते हुए अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ तो जूनियर वकील, मुलजिमों के रिश्तेदार, नेज़ अदालत के कारिंदे तारीफी नज़रों से मेरी तरफ ताक रहे हैं। हर जगह की तरह इस जगह भी पाटदार आवाज़ की बड़ी कद्र है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ला ताल्लुक सा अपनी जगह बैठा है। सरकार ने उसकी तनख्वाह मखसूस कर रखी है। अब वो एक खुदकार मशीन में बदल चुका है। मेरे बाद उसी की बारी है। वो अपने कागजात को अपने सामने ठीक से सजा कर रखता है, खड़े होकर चुगे को कंधों पर दुरुस्त करता है, नाक से ऐनक उतार कर मुकदमे के कागजात को आंखों से बिल्कुल करीब लाकर उनका मुआयना करता है, और फिर गला साफ करके हमेशा की तरह एक ही वन वे बहस शुरू कर देता है। अगर मुलजिम को जमानत मिल गई तो बच्ची को डराया धमकाया जा सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लड़की का बाप एक गरीब किसान है, एक खेत मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करता है और बदलते मौसमों के साथ काम की तलाश में उसे इलाके बदलने पड़ते हैं, और कभी कभार अपने घर से सैकड़ों मील दूर महीनों दूसरों के खलियानों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। हो सकता है कि वो डर से या पैसे के लालच में आकर अपनी बेटी को बयान बदलने पर मजबूर कर दे। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को सरकारी वकील की बहस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मेज पर पड़े हुए पेपर वेट से खेल रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कह रहा है वो उनका हजारों बार सुना हुआ है, और जब तक उनकी तरक्की नहीं हो जाती या इस जगह से तबादला नहीं हो जाता शायद उन्हें सुनते रहना पड़े। बीच बीच में वो टाइपिस्ट को बहस के अहम नुक्ते नोट करवाते हैं। पेशकार अपनी कुर्सी की पुश्त से पीठ लगाए एक टक गवाह के कटहरे की तरफ ताक रहा है जो खाली है। उसके पान खुर्दा दांत तांबे के रंग के हैं। अदालत की कार्रवाई के दौरान उसे पान खाने की इजाजत नहीं है, और पान के बगैर उसे वक्त काटने में काफी दुश्वारी होती है। ऑनरेबल मजिस्ट्रेट 3 बजे तक फैसला मुलतवी करके अपने चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। शायद उन्हें किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए वक्त चाहिए, वरना वो इससे बड़े बड़े मामलात पर जमानत का फैसला फौरी तौर पर सुना देने के आदी हैं। मैं बाहर बरामदे में जाकर अपनी फोल्डिंग चेयर पर बैठकर मिट्टी की प्याली में चाय पीने लगता हूँ। हिरनमोए काकू जो चटाई पर कागजात के पुलंदों के बीच बैठे हैं मेरी तरफ गवाहों की नकल बढ़ाते हैं। इसका ताल्लुक एक दूसरे मुकदमे से है। हमें डिफेंस की तरफ से कुछ गवाह पेश करने होंगे। वो कहते हैं सरकारी वकील ने अपने गवाह बड़े अच्छे ढंग से पेश किए हैं, कुछ तो करना होगा, देखा जाएगा। मैं कागजात पढ़े बगैर वापस लौटा देता हूँ। अभी उन्हें देखने के लिए मेरे पास मूड नहीं है। वो मुकदमा काफ़ी संजीदा है। वो काफ़ी ऊंचे लोग हैं, ऊंची पहुंच वाले अमीर लोग, जिनके दुश्मनों की तादाद कम नहीं होती। डिफेंस के गवाह की छोटी सी भी गलती अगले के गले का फंदा बन सकती है। वो मामला काफ़ी हद तक सियासी भी है। मैं उसे हल्के में नहीं ले सकता। अदालत के चारों तरफ लॉन में दरख्तों के नीचे मुकदमों के सिलसिले में आए हुए लोगों की भीड़ है। एक पागल बरामदे पर चलता हुआ एक सुतून के सामने रुक गया है। उसने मैला कुर्ता पाजामा पहन रखा है और उसके हाथ में एक छड़ी है। गरचे उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, मगर वो अपने झाड़ झंकाड़ बालों के सबब, जो आधे से ज्यादा पक चुके हैं, काफी बूढ़ा नजर आ रहा है। मैं उसे उन दिनों से पहचानता हूं जब मैंने कानून का इम्तिहान पास किया था और अपने दादा के साथ कभी कभार अदालत आया करता। वो काफी पढ़ा लिखा आदमी था और बच्चों को मैथ का ट्यूशन दिया करता था। फिर जाने क्या हुआ कि अचानक एक दिन वो पागल हो गया। ये इमारत काफी पुरानी है। इसके कुशादा बरामदों में काफी लोग समा सकते हैं। शहर भर के आवारा कुत्ते और पागल इसकी गुलाम गर्दिशों में घूमते नजर आते हैं। तपती धूप से बचने के लिए ये 2 मंजिला इमारत, जिसकी बुलंदी कम से कम किसी भी आम 6 मंजिला इमारत से कम नहीं, दुनिया भर के जहां गर्दों के लिए एक महफूज पनाह गाह है। इसकी ऊंची छत, दबीज दीवारें, नेज गौथी तर्ज के सुतून
और लकड़ी के जीने गर्मी के दिनों में काफ़ी राहत पहुंचाते हैं। ठीक 3 बजे ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इजलास पर रौनक अफरोज होते हैं। वो फैसला नामा पेशकार की तरफ बढ़ाकर मुलजिम की तरफ देखते हैं, जो पिंजड़े की जाली थामे खड़ा दरवाजे से बाहर लॉन के दरख्तों की तरफ देख रहा है। पेशकार खड़े होकर अपनी ऐनक को नाक पर दुरुस्त करता है और गला साफ करते हुए अंग्रेजी में लिखे हुए फैसला नामे के आखिरी चंद जुमले पढ़कर सुनाता है। पेश करदा वाक़यात और आयद करदा इल्ज़ामात की संगीनी पर गौर करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम को ज़मानत देना इंसाफ और कानून के मुनाफी होगा, इसलिए ज़मानत की अपील नामंजूर की जाती है। ये दूसरी बार है कि ज़मानत की अर्जी खारिज की गई है। मुकदमा इल्तिवा में चला गया है। मुलजिम बरामदे पर रस्सी और हथकड़ी में जकड़ा हुआ खड़ा है। उसे जेल ले जाने वाली पुलिस उसके रिश्तेदारों से कुछ पैसे ऐंठने के चक्कर में है। वो बार बार उन्हें यकीन दिलाते हैं कि जेल के अंदर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है। घबराओ मत, मैं मुलजिम के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट में मेरे पास एक अच्छा वकील है। हम हाई कोर्ट में जमानत की अपील दायर करेंगे। वो कुछ नहीं कहता। शायद वो जमानत के लिए मजीद अपील में दिलचस्पी नहीं रखता। मुमकिन है उसे जेल की आदत पड़ गई हो। और जबकि वो पुलिस की निगरानी में पुलिस वैन की तरफ जा रहा है, मैं कनखियों से देखता हूँ लड़की अपने बाप के साथ बरामदे से उतरकर लॉन में लगे हैंड पंप से पानी पी रही है। उसका बाप अपनी छतरी को पीठ पर लटकाए एक हाथ से अपनी धोती संभाले, दूसरे हाथ से नल के हैंडल को ऊपर नीचे कर रहा है। यह लड़की अभी सिर्फ 9 साल की है, जब इसने दुनिया को उसकी तमाम तर दहशत के साथ देख लिया है। 1-2 साल में इसकी माहवारी शुरू हो जाएगी और इसकी दुनिया और भी तारीक हो जाएगी। हिरनमोए काकू मुझे मुकदमे के गवाहों के बयानात की नकल दोबारा पेश करते हैं। जहां जहां सरकारी गवाहों से गलतियां हुई हैं या उन्होंने खुद अपने बयानों की तरदीद की है, मैंने उन जगहों पर निशान लगा दिया है। हिरनमोए कहते हैं। वो एक बार फिर डिफेंस के गवाहों की बात करते हैं जिनके बगैर मुकदमे में हम मुंह की खा सकते हैं। कागजात को थामे बगैर मैं उन पर एक लायानी नजर डालता हूं और दोबारा बच्ची की तरफ देखने लगता हूं। जाने क्यों इस मासूम बच्ची को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। ये 22 साल कबल का वाकया है। गर्मी का मौसम आ चुका है। मैं अपने दोस्तों के साथ चीनी कोठी के बाहर मंडला रहा हूँ। हमारे हाथों में गेंद, गुलैल और पत्थर हैं। गिलहरियों, गिरगिटों, छछूंदरों, कुत्तों, यहाँ तक के सांप और न्योलों तक से हमारा मुकाबला चलता रहता है। तुम्हें पता है चीनी मरने के बाद अपने लोगों के साथ क्या करते हैं? उत्कल फुटबॉल की गेंद अपनी बगल में थामे खड़ा है। ये वो दौर था जब गेंद में रबड़ के ब्लेडर अलग से डाले जाते थे और उसमें हवा भरने के बाद उसके मुंह को फीते से बांधना एक बहुत ही जोखिम का काम होता। उत्कल हमेशा इस तरह के सवालात करने का आदी है। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे उसके पैदा होने का मकसद ही यही रह गया है कि वो सुकरात की तरह सवाल करता रहे। वो लोग उन्हें जलाते हैं, दफनाते हैं या चील कौओं को खिलाते हैं। चीनी कभी नहीं मरते, मैं जवाब देता हूँ। हम लोग चीनी कोठी के पास ही रहते हैं, मगर मैंने कभी किसी चीनी को मरते नहीं देखा। वो बूढ़े होते रहते हैं, बूढ़े होते रहते हैं और कभी नहीं मरते। फिर मुझे ताबूत की याद आ जाती है जिसे मैंने एक बार चीनी कोठी से बाहर आते देखा था। शायद तंग आकर उसके रिश्तेदार उसे ताबूत में बंद करके जंगल में छोड़ आते हों। चीनी कोठी के पिछवाड़े पानी का एक बड़ा सा कच्चा नाला और उसके मुतवाजी एक जंगल था जो कहीं पर हल्का, कहीं छिद्रा होता हुआ खेतों में जाकर खत्म हो गया था। यह जंगल काफी गंदा था और चूंकि शहर के बाहर वाक़ था, उसकी वीरानी का फायदा उठाकर शहर के खाकरूब जानवरों के मुर्दे उसके अंदर डाल जाया करते। हम तसव्वुर में चीनी आत्माओं को उस जंगल में मंडलाते देखते। उनकी चमड़ी इतनी सफेद होती कि हमें लगता धूप में हम उनके आर पार देख सकते थे। चूंकि हमें बताया गया था कि चीनी हर तरह के हशरातुल अर्ज, यहाँ तक के सांप और तिलचटे भी खाने के आदी होते हैं, हमें लगता जानवरों के सड़े गले मुर्दों से उनकी आत्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। वाकई, अमजद ने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। हमने शमशान घाट देखा है। हम अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं। पारसी उन्हें चील कौओं को खिलाते हैं। कुछ लोग अपने मुर्दों को पानी में बहाते हैं। हमने किताबों में ये सब पढ़ा है, मगर हमें किसी चीनी कब्रिस्तान या शमशान घाट का पता नहीं चलता। इसमें जरूर कोई पुरस्रार बात है।
एक दिन हमें चीनी कोठी के पीछे के जंगल में जाना चाहिए। लोग कहते हैं उस जगह चीनियों की आत्माएं मंडलाती हैं। वो लोग दरिया की तरफ से अपनी कश्तियों पर बैठकर आते हैं और चीनी कोठी के पीछे के नाले में उतरते हैं। फिर तो वहां जाना और भी जरूरी है। और अगरचे मुझे ऐसी किसी जगह का यकीन नहीं था जहां चीनी अपने मुर्दों को छोड़ आते होंगे, मगर जाने क्यों मुझे भी धीरे धीरे इन बातों में यकीन होने लगता है। इन चीनियों के सबब मैं खुद इस शहर को इन दिनों बहुत पुरस्कार बनाकर देखने लगा हूँ। इस शहर की 70% आबादी कदीम इलाके में रहती है, जहाँ रास्ते तंग और गलीज हैं और कहीं कहीं बिल्कुल गली नुमा हो गए हैं। ज्यादातर बाजार पुराने और गंदे हैं, जो उन दिनों की याद दिलाते हैं जब ये शहर सिर्फ एक गांव रहा होगा और अंग्रेजों की आमद के बाद दूर दराज के शहरों से लोग आकर बस गए होंगे और तेजी के साथ अपनी आबादी बढ़ाते हुए उन्होंने उसे एक शहर में बदल दिया होगा। इसके बाकी रिहायशी इलाके बाद की चीजें हैं, जिनमें 2 मंजिला मकानात कम हैं, कुछ पुरानी हवेलियां हैं जो अब खंडर हो चुकी हैं, और कुछ सरकारी इमारतें हैं जिनके कुछ ही हिस्से अब इस्तेमाल में आते हैं। शहर के दरख्तों में परिंदे वही हैं जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मगर कभी कभी हमें यकीन होने लगता है कि यह शहर एक अजीबो गरीब शहर है, घने कोहरे में ढका हुआ, एक पुरस्रार दलदल पर बसा हुआ जो इसे एक खास शहर बनाती है। और इसके लोग, उन्होंने एक पुरस्रार जिंदगी का ताना बाना बुन रखा है जिसे बाहर से समझना मुश्किल है। हमारे अंदर कुछ दूसरी तरह के लोग जी रहे हैं जो हमारी आंखों के अंदर से झांकते हैं। ऊंची खिड़कियों पर धूप बिल्कुल जर्द है और चांद वो हमारे आसमान पर बहुत नीचे आकर चमकता है। गर्मी आ चुकी है, जानी का मुकदमा बस शुरू होने वाला है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को अपने गवाहों की तलाश में लगा दिया है। गांव के लोग बहुत देर से खुलते हैं। ज्यादातर लोग कोर्ट कचहरियों में आना नहीं चाहते, सिवाय चंद निकम्मे लोगों के जो पैसे के लालच में कहीं भी जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मगर सरकार की तरफ से गवाहों के लिए मुकर्रर किए गए अलाउंस से उन्हें थोड़ा सा ही पैसा मिलता है। उसका बड़ा हिस्सा कोर्ट के कारिंदे और पुलिस के कांस्टेबल मिलजुल कर खा जाते हैं। आम वक्तों के बरखिलाफ हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस मुकदमे में जज्बाती तौर पर कुछ ज्यादा मुंसलिक नजर आ रहा है। आखिर एक 8 साला बच्ची की इस्मत लूटी गई है, वो भी एक 40 बरस के मर्द के हाथों। इज्जत माब सेशन जज ने इल्जामात तय कर दिए हैं जिनके तहत उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इल्जामात में तरमीम की दरख्वास्त दी है। वो चाहता है कि सजाए मौत की दफा भी शामिल की जाए। मैंने कोई एहतजाज नहीं किया है। मुझे डिफेंस के लिए गवाहों को जुटाने में दिक्कत पेश आ रही है। यह मामला एक गांव से ताल्लुक़ रखता है जहां के लोग काफ़ी दकियानूसी ख्यालात के होते हैं और अक्सर इन मामलात में उनका रद्द अमल कतई तौर पर इज्तिमाई होता है। अगर एक बार उन्होंने अपना मन बना लिया तो आप उन्हें अपनी जगह से टस से मस नहीं कर सकते। मैं मुलजिम के घर वालों से कहता हूँ, मुझे उनके गांव जाना है, मुझे वो जगह देखनी है जहां ये वाकया पेश आया, मगर खुद मेरे लिए वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है और मुकदमे के शुरू होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। गर्मी की लंबी तातील के बाद, इस तातील का ताल्लुक उस रिवायत से है जब अंग्रेज बहादुर मैदानों की जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अपना दफ्तर लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाया करते थे। ये किसी भी दिन शुरू हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सरकारी गवाहों की फहरिस्त सौंप दी है जिन्हें समन भेजे जा रहे हैं, मगर उन्हें समन भेजना काफी नहीं है। हाजिरी के दिन पुलिस को उन्हें लाने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा। बावर्दी पुलिस भेजनी होगी। गवाहों को डरा धमकाकर अदालत तक लाना पड़ेगा। एक बार उनकी गवाही मुकम्मल हो जाए तो कोई ये तक नहीं देखता कि वो अपने घर वापस पहुंच पाए भी हैं या नहीं। वो लोग फिर से आम के बाग के आसपास मंडलाने लगे हैं। आयशा एक दिन मेरे चैम्बर में आ धमकती है। उसके साथ उसका बड़ा लड़का नादिर है जो मुझसे नजरें मिलाने से गुरेज कर रहा है। टेबल पर अपनी दोनों कोहनियां टिकाए मैं दिलचस्पी से उनकी तरफ ताक रहा हूं। उन्हें भूल जाओ, मैं कहता हूं, और पैकेट से एक सिगरेट निकालने लगता हूं। एक बार वो जेल जा चुके हैं, दोबारा उन्होंने बाग में दाखिल होने की गलती भी की तो जेल में सड़ते नजर आएंगे और इस बार उन्हें जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। स्टेटस क्यों, इतने दिनों तक अदालत का चक्कर लगाने के बाद इसका मतलब तो तुम समझ गई होगी। फिलहाल मुकदमे के खात्मे तक ये बाग तुम्हारी तहवील में रहना है, आगे देखा जाएगा। वैसे ये आम का मौसम है, मैं अपने अंदर दिलचस्पी जगाते हुए कहता हूं, और मैंने तुम्हारा बाग अब तक देखा नहीं है। किसी भी दिन कहिए। आयशा मुझसे नजरें चुरा रही है। आम के अलावा भी उसमें कई तरह के दरख्त हैं
اس में हमारा एक 2 कमरों वाला रेस्ट हाउस भी है, जहाँ कभी कभार हम लोग जाकर ठहरते हैं। वो नादिर के दादा की बहुत ही पसंदीदा जगह थी। हज करने के बाद वो अपना ज्यादा वक्त वहीं गुजारा करते थे, बल्कि उनका इंतकाल भी वहीं हुआ। आप कहें तो उसे साफ सुथरा करवा लिया जाएगा। क्या वाकई? मैं अपनी कुर्सी पर उठकर बैठ जाता हूँ। मुझे तो इस इंतजाम का पता न था। लड़का पहली बार मुझसे आंखें मिलाता है। तुम स्कूल नहीं जाते? लड़का खामोश है। मार्च में इसका स्कूल फाइनल का इम्तिहान होने वाला है। आयशा अपना पर्स थाम कर उठ खड़ी होती है। वो एक आह भरकर रुमाल से आंख का कोना साफ करती है। एक बेवा औरत को लोग चैन से जीने नहीं देंगे। उनके जाने के बाद मैं देर तक आम के बाग के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे अभी से वो मकान साफ दिखाई देने लगा है। मैं उस बाग को इन दिनों ख्वाब में देखने लगा हूँ। एक औरत उसकी कोठी में रहती है। उसके निप्पल कासनी है। वो उसके किसी न किसी दरीचे पर नंगी बैठी एक दीदा जेब कंघी से अपने बाल संवारती रहती है, जो उसके गुदास कूल्हों तक चले गए हैं। ये औरत आयशा है। आम के पेड़ों के ऊपर नीले आसमान पर मुर्गाबियां गुजर रही हैं। मेरे तसव्वुर के आसमान पर हमेशा महाजिर परिंदे गुजरते रहते हैं, और वो हमेशा मुर्गाबियां होती हैं, क्योंकि इतनी दूरी से मुझे हमेशा वो मुर्गाबियां ही नजर आती हैं। नीचे की जमीन बनफशाई रंग के फूलों से ढकी हुई है, मगर ये फूल कागजी भी हो सकते हैं। एक बूढ़ा उस बाग का रखवाला है जो नाजायज ताल्लुकात के राज अपने अंदर दफन करने में माहिर है। वो घुटनों पर झुक कर मेरा इस्तकबाल करता है और ढेर सारे फूल मेरे सामने बिखेर देता है। आयशा पेड़ों के नीचे मेरे साथ सैर कर रही है। हम दोनों नंगे हैं। हम दोनों की शर्मगाहें घने बालों से ढकी हुई हैं। तुम्हें मेरे खुफिया बाग का पता किसने दिया? ख्वाब में आयशा बार बार ये सवाल दोहराती है। खुद तुमने, मैं जवाब देता हूँ। इसी दरमियान अदालत में गर्मी की तातील शुरू हो चुकी है। मैं एक दिन जानी के गांव का रुख करता हूँ। हिरनमोए काकू मेरे साथ है। धूप बहुत तेज है। हम बस से उतरकर छतरी के नीचे काफी लंबा रास्ता पैदल तय करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से चटियल मैदान पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनका ताड़ के दरख्तों से घिरा हुआ छोटा सा गांव नजर आ रहा है, जिसके आसमान पर चील और कौवे उड़ रहे हैं। जानी का बाप उस चटियल मैदान के खात्मे पर, जहां से खेतों का सिलसिला शुरू होता है, एक तन्हा पेड़ के बिल्कुल ही हल्के साए में अपनी छतरी के साथ बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। वो खड़े होकर हमें नमस्कार करता है और हम उसकी रहनुमाई में खेत में उतर जाते हैं। वो हमें खेत की मुंडेरों के ऊपर से होते हुए गांव के अंदर ले जाता है। गांव से लगा हुआ शमल और पलाश का एक जंगल है, जिसमें जाड़े की रातों में सियार बुलाते हैं। उस गांव के ज्यादातर घरों की छतें टीन की हैं, और तकरीबन हर घर के आंगन में नीम या पीपल के साथ साथ सजना के लाजमी पेड़ हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि सजना के ये पेड़ न सिर्फ तेजी से उग आते हैं, बल्कि गरीबों के लिए सब्जी का बहुत ही आसान जरिया है। गांव से अलग थलग एक बड़ा सा सरकारी कुआं है, जो अब सूख चुका है। यहाँ से एक रास्ता मरघट की तरफ जाता है। कुएं से लगा हुआ सरकारी प्राइमरी स्कूल का छप्पर ढह चुका है। उसकी दीवार पर एक लंगूर धूप में बैठा हमारी तरफ ताक रहा है, जैसे इतनी वीरान दोपहर में इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो। उसकी दुम दीवार से काफी नीचे तक लटक रही है। उसकी मौजूदगी साबित करती है आसपास कहीं इन बंदरों का झुंड होगा। अब बच्चे खुले आसमान के नीचे इल्म हासिल करते हैं। यूं भी देहातों में गर्मी या बरसात के आते ही स्कूल लंबे अरसे के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हमें बहुत प्यास लगी है। जानी की बीवी एक बड़ा सा घूंघट निकाल कर हमें पीतल के भारी भरकम ग्लास में पानी पेश करती है। प्यास और गर्मी की शिद्दत के सबब हमें पानी का जायका अच्छा लगता है। गरचे इस पानी में बहुत ज्यादा वजन है। इसमें लोहे की अच्छी मिकदार होगी। जानी का बाप एक दूसरी चारपाई पर बैठा है। उसकी भवों के ज्यादातर बाल सफेद हैं और उसकी आंखों पर अजीब ढंग से गिरे हुए हैं, जो विलायती कुत्तों की एक खास नस्ल की याद दिलाते हैं। कुछ लागर बकरियां दीवार के साए में बैठी जुगाली कर रही हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग हमसे बात नहीं करते। वो हमें बताता है। वो जिस जबान का इस्तेमाल कर रहा है, ठेठ बिहारी होते हुए भी उसमें मकामी बंगाली जबान की जीरी लहरें साफ देखी जा सकती हैं। फितरी है, मैं कहता हूँ। गांव देहात के मुकदमे डील करते करते मैं हर तरह की जबान का आदी हो चुका हूँ। तुम उनसे क्या उम्मीद रखते हो कि वो तुम लोगों की पीठ ठोकेंगे? बूढ़ा कोई जवाब नहीं देता। औरत घूंघट के अंदर सिसकने लगी है। ये जानी की दूसरी बीवी है।
पहली बीवी को मरे 2 साल हो गए हैं। उससे उसके कई बच्चे हैं जो मुझे नजर नहीं आते। मुझे जाए वारदात की तरफ ले चलो। मैं उकता कर कहता हूं, मुझे ये गांव नहीं भाता। मुझे यहां बड़ी वीरानी का एहसास हो रहा है। गांव के रास्ते में सन्नाटा है। उसके छोटे से बाजार से गुजरते हुए हमें तमाम दुकानों के झांपे गिरे हुए नजर आते हैं। कहीं कोई शख्स दिखाई नहीं देता। यकीनन ये गर्मी के सबब नहीं है। शायद गांव वालों को हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी है और हर कोई इस मामले से दूर रहना चाहता है। गांव से थोड़ी दूर बेर का एक बागीचा है जो एक बरसाती नाले के ऊपर वाक़ है। नाले के अंदर और बाहर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बल्कि कहीं कहीं तो ये भी पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि हम नाले के किनारे चल रहे हैं या चट्टानों के बीच। हमारे रास्ते पर कतार से देसी खजूर के पेड़ खड़े हैं, जिनमें से ज्यादातर सड़ गल चुके हैं, मगर उनके तनों से खजूरों के झुंड लटक रहे हैं। बागीचा काफी बुलंदी पर वाक़ है और चारों तरफ से मिट्टी की दीवार से घिरा हुआ है, जो हर बरसात धुल कर कदरे छोटी हो जाती होगी और उस पर फिर से मिट्टी थोपना लाजमी हो जाता होगा। उसका फाटक बेर की गांठदार टहनियों का बना है, जिन्हें बिजली के तारों से बांधा गया है। फाटक खोलकर बूढ़ा हमें अंदर ले जाता है। फाटक एक तरफ कदरे झुका हुआ है। उसके निचले सिरे के घिसटने से जमीन पर एक नीम बैजवी लकीर बन गई है, जिस पर छोटे छोटे पैरों के अनगिनत निशान हैं। यह बगान तुम्हारा है? हाँ सरकार। यह बेर का मौसम नहीं है। दरख्तों के नीचे की जमीन धूल से अटी हुई है। एक आध आम के पेड़ भी हैं, मगर उनमें से किसी पर भी फल का निशान नहीं है। बड़े ही हैरत अंगेज तौर पर मुझे एक जगह एक पका हुआ आम मिल जाता है, जिसे मैं उठा लेता हूं। यह तेज धूप के सबब बिल्कुल मुलायम हो गया है। मैं उसका जायजा लेता हूं, नाक से लगाकर सूंघता हूं। मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। मैं आम को फेंक कर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर साफ करता हूं। लाख के कीड़ों ने बेर की ज्यादातर खारदार टहनियों को फील पा में बदल दिया है। यही वो जगह है जहां महुआ के घर वालों का कहना है कि लालन ने महुआ के साथ मुंह काला किया। बूढ़ा एक गोशे की तरफ इशारा करता है जहां की जमीन को तोड़कर कुछ बेढंगी चट्टानें निकल आई थी। उस जगह जंगली कटीली झाड़ियों के ठंड ने दीवार को पूरी तरह से ढक रखा था। उन्होंने पुलिस को यह जगह दिखाई थी। क्या वो बच्ची भी उनके साथ थी? नहीं सरकार। हमने सुना है कि पुलिस उसे लाना चाह रही थी, मगर महुआ ने रो रो कर घर को सर पर उठा लिया था। यह अच्छा है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? उन लोगों ने गलत इल्जाम लगाया है। बिल्कुल सरकार। भला लालन को उस छोकरी में क्या नजर आता? ये तो पड़ती जमीन का पुराना झमेला है। पड़ती जमीन? जी सरकार। बूढ़ा अपनी लाठी पर डोल रहा था। उसकी मूछें नथनों पर गिलहरी की दुम की तरह लटकी हुई थी। नदी जहां से घूम गई थी वहां एक जमीन निकल आई थी। उस जमीन पर उन्होंने दावा कर डाला था, जबकि वो हमारे हिस्से से लगी जमीन थी जो नाला के किनारे निकल आई थी। बिल्कुल बंजर जमीन थी वो सरकार, बालू से ढकी हुई। उससे किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो तो हमने बरसों की मेहनत के बाद उसका बालू साफ किया, तब जाकर वो किसी काम की बन पाई है। अब जो हम पिछले कई सालों से उस पर सब्जी उगाने लगे हैं, तो उनको ये जमीन नजर आ गई है। तो लालन बेकसूर है? 16 आना। हम पैदाइशी बामन हैं। हम जनेऊ पर हाथ रखकर कहता हूं। मैं सोच रहा हूं, बूढ़ा देखने में गंवार है, मगर अंदर से चालाक। ये लोग इतने गरीब नहीं जितना जमानत के वक्त मैंने साबित करने की कोशिश की थी, बल्कि मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन मुझे इससे क्या? मुझे तो हर हाल में एक वकील सफाई का रोल निभाना था। इस बगान में दूसरे गांव के लड़के लड़कियां भी बेर चोरी करने आते होंगे। कौन नहीं आता सरकार। लालन का झमेला तो पूरे गांव के साथ चलता रहता था। कई बार हमने कई झगड़े सुलझाए। अब बेर पकेंगे तो बच्चे आएंगे ही ना, मगर कौन लालन को समझाए। बड़ा गर्म मिजाज लड़का है। और वो दीवार या फाटक फांद कर अंदर आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने मुंह की बात छीन ली। इस मामले में गांव के कुछ गवाह तैयार करो। हिरनमोए कहते हैं वो मेरी बात समझ चुके हैं। कौन गवाही देगा? अपने एक आध रिश्तेदार हैं, सो वो भी गूलत पार वाले गांव में रहते हैं। बाकी सब छोटी जात के हैं, रजवाड़ हैं या बाउरी, या फिर आदिवासी किसान जो बरसात के आते ही खेतों में काम करने दामोदर घाटी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें ही गांव का आदमी बनाकर पेश करना होगा। हिरनमोए ने मेरे कान में सरगोशी की। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। मैं हामी भरता हूं। हम गांव वापस लौट आए हैं। बूढ़ा हमारे लिए पीतल की परात में गुड़ की मिठाई लाया था, मगर हम मिठाई से गुरेज करते हुए सिर्फ चाय पीते हैं, जिसका जायका अजीब है।
जैसे उसमें तांबा घोल दिया गया हो। हम दोनों की आधी से ज्यादा चाय पीतल के कटोरे में रह जाती है। हम गांव में ज्यादा देर नहीं रुकते। वापसी पर काकू कुछ बड़बड़ा रहे हैं। क्या बात है काकू? कुछ नहीं, वो कहते हैं। मगर मुझे पता है जो बात उन्होंने नहीं कही है। उन्हें इसका यकीन हो चुका है कि जानी ने बाग की तन्हाई का फायदा उठाकर यह घिनौना काम किया होगा। हो सकता है गुस्से में उसने इंतकाम लिया हो, मगर हिरन मोए एक पेशावर हैं। वो अपने आप को संभालने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। तुम सही रास्ते पर हो, वो मुझसे कहते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट से हमें देखना होगा कि मुकदमे को किस रास्ते पर ले जाया जाए। मैं वो रिपोर्ट देख चुका हूं। इतनी कम उम्र की बच्ची की इस्मत दरी उसे पूरी तरह जख्मी किए बगैर नहीं की जा सकती। ये ठीक है कि बच्ची को 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, मगर सारा जख्म ऊपर का है। जानी को दुखूल में कामयाबी नहीं मिली थी। उसने जोर जबरदस्ती में बच्ची को जख्मी कर डाला था, मगर सारा जख्म क्लिटोरस और अंदामे निहानी के बैरूनी होठों तक महदूद है। अंदर छोटी बच्चादानी में किसी जख्म या मनी की मौजूदगी के सिलसिले में डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल खामोश है। लगता है इंजाल बाहर ही हो गया था। सरकारी डॉक्टरों का कारनामा। इन गधों से आप कोई काम सही ढंग से करा ही नहीं सकते। कुत्ते चीनी कोठी के दरवाजे पर बहुत देर से शोर मचा रहे हैं। मेरी उम्र उस वक्त क्या होगी? यही कोई 14 साल। और मैं सोच रहा हूं, बगैर मालिक के कुत्ते, इन्हें कहीं भी शोर मचाने का हक है। अपने चैम्बर में अकेला बैठा उन दिनों को सोचते हुए मैं ये भी सोच रहा हूं, एक न एक दिन मैं उस चीनी कोठी के अंदर दाखिल हो जाऊंगा और उस राज को सुलझा लूंगा जिसका ताल्लुक चीनी कोठी से है। मगर मैं नहीं जानता कि वो राज क्या है, या सिरे से ऐसा कोई राज है भी कि वो मेरे जहन के अंदर परवान पा रहा है। चीनी कोठी, जिसके दरवाजों और दरीचों में मैंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा, सिवाय एक आध हाथ के जो बाहर निकलकर खिड़कियों के पल्ले बंद कर लेता था, या एक आध चेहरा जो फौरी तौर पर मुड़कर अपनी लकीर छोड़ जाता। मगर फिलहाल जानी का मुकदमा मेरे हाथ में है, और जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह मुकदमा मेरे हाथ से निकला जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी मेरे ज़मीर पर जाती है। एक वकील सफाई को इसका हरगिज हक नहीं पहुंचता कि वो मुंसिफ की कुर्सी पर फायज हो जाए, मगर बहुत ज़्यादा तफ्तीश के नतीजे के तौर पर मुकदमे की सच्चाइयाँ तो उजागर हो ही जाती हैं, गरचे उन्हीं के अंदर कहीं कहीं दिफा के नुमायां पहलू भी दिखाई देने लगते हैं। अदालत के बरामदे में मुलजिम के रिश्तेदारों के बीच बैठा मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। काकू को उन लोगों से दिलचस्पी नहीं है। वो एक दूसरे मुकदमे के कागजात देख रहे हैं। मुलजिम के बाप ने अपनी एक ज़मीन बेच दी है। वो फराग दिली के साथ मेरी फीस अदा करता है। मैं सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाल कर उसे माचिस दिखाता हूँ और तीली को हिलाकर शोला बुझा देता हूँ। सरकारी गवाहों की फहरिस्त तुम लोगों को काकू से मिल जाएगी। मैं धुआं छोड़ते हुए कहता हूँ, देखो तुम लोग उनके सिलसिले में क्या कर सकते हो। अगर एक आध को तोड़ पाए तो अच्छा रहेगा। तुम लोगों ने अपने गवाह तो तैयार कर लिए होंगे। इन गवारों से कुछ ना होगा, काकू ने सर उठाकर नफी में उसे हिलाते हुए कहा। मुझे इन लोगों पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी तरह के गवाहों का इंतज़ाम करना होगा। अदालत के सामने लोगों की सिट्टी गुम हो जाती है। ये सरासर झूठे लोग हैं। चीनी कोठी। अपने घर के बरामदे पर बैठा मैं सोच रहा हूँ, बगैर मालिक के कुत्ते, उन्हें कहीं भी शोर मचाने का हक है। एक सांप मेरे साए से गुजर जाता है, या शायद वो मेरा वाहिमा है। यह सांप भी एक अजीब जानवर है जिसे हमने इस मुल्क में कभी कबूल नहीं किया, जिसे देखते ही मार डालना हमने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन समझा। इसके बावजूद कि हिंदू देवता के रूप में उसकी पूजा भी करते हैं, जबकि यहाँ से हजारों मील दूर चीन में यही मलऊन सांप अपने पर उगाकर ड्रैगन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक फर्जी जानवर जो चीनियों के लिए आज भी जरखेजी, शादमानी और जावेदा जिंदगी की अलामत है, जिसकी तस्वीरें आम चीनी बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अपने घर की दीवारों और दरवाज़ों पर टांगते हैं। और ये वही ड्रैगन है जो मुझे रह रहकर आसमान पर दिखाई दे जाता है। इसे मैंने पहली बार देखा था तो मेरे बाप ने अपने चेहरे पर गोली दाग ली थी। इस तरह से देखा जाए तो ये मेरे लिए एक बुरी फाल से ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर मुझे इसको आखिरी बार देखे 13-14 बरस हो चुके हैं। शायद वो मेरी कच्ची उम्र का कारनामा था। मेरी नज़र तीरगी में डूबे हुए बाग की तरफ चली जाती है। काकू की बच्चलन बेटी इस वक्त क्या कर रही होगी?
मैं चैम्बर के अंदर अपनी मेज़ पर पहला पैक बनाता हूँ। मेरे आबाओ अजदाद अपने अपने तिलाई फ्रेमों के अंदर से मेरी तरफ खशूनत से ताक रहे हैं। पुरानी नस्लें चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अपनी आने वाली नस्लों के अंदर वो बुराई देखना नहीं चाहती जो खुद उनके अंदर होती है, या शायद इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। शायद फोटोग्राफर ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा रोबदार बनाकर पेश किया है, जैसा कि उन दिनों पेंसिल और ब्रश की मदद से वो करने के आदी थे। अब बस भी कीजिए, मैं उकता कर तस्वीरों की तरफ देखता हूँ। जानी का मुकदमा बहुत ही दिलचस्पी का हामिल हो गया है। अचानक इज्जत माब सेशन जज को उससे ज़ाती दिलचस्पी हो जाती है। जब 9 साल की बच्ची को कटहरे में लाया जाता है तो वो हैरत से उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस दुबली पतली लड़की को जिनसी नुक्ता नज़र से देखा भी जा सकता है। यह पूरा मामला ही उन्हें नाकाबिले यकीन नज़र आता है। उन्होंने इल्ज़ामात में कुछ तरमीमें की हैं। उन्होंने चैम्बर की तन्हाई में बच्ची से अकेले में गुफ्तगू भी की है। वो औसत कद के एक संजीदा इंसान हैं जिन्हें किसी ने कभी मुस्कुराते नहीं देखा होगा। मैं उस सेशन जज का बहुत एहतराम करता हूँ। वो ज़िले की सतह पर इंसाफ के आसमान पर चमकने वाला सबसे रोशन सितारा है। जिस दिन बच्ची के हलफिया बयान के लिए उसे कटहरे में लाया जाता है, अदालत का कमरा लोगों से खचाखच भर गया है। जज के हुक्म से वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पेशकार, टाइपिस्ट, जिसकी मशीन जज की दाहिनी जानिब की मेज़ पर रखी है, अर्दली, लड़की का बाप और मुल्जिम के चंद रिश्तेदारों और उन सिपाहियों को छोड़कर जो मुल्जिम की पहरेदारी पर मामूर हैं, बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। मगर मुकदमे के शुरू होने तक कुछ लोग चोरी छुपे आकर बैठ ही जाते हैं। गरचे लोगों को निकालने का ये फैसला खुली अदालत के उसूलों के मुनाफी है, मगर मैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें कोई खराबी नहीं देखते। आखिर मामला एक 9 साला बच्ची का है, 1 साल कबल जिसकी इस्मत दरी की गई है। अभी मुकदमे की शुरुआत की कार्रवाई हो रही है कि चंद पुलिस कांस्टेबल पर्दा हटाकर अंदर आते हैं और पीछे की एक बेंच पर चुपके से कब्जा जमा लेते हैं। इज्जत माब जज उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। उनके लिए हर छोटी बात पर नज़र रखना मुमकिन भी नहीं है। खुद उस जज की अदालत में एक दायमी रात रहती है जहां हर चीज़ हर वक्त दिखाई भी नहीं देती। पूरी इमारत में सेशन जज की अदालत का कमरा उनके ओहदे की मुनासिबत से सबसे बड़ा है और गर्मी के दिनों में खास कर उसके तमाम पर्दे हमेशा गिरे हुए होते हैं, जिसके सबब जब तक अदालत की कार्रवाई चलती रहती है उसकी सारी लाइटें और ख़ुद जज साहब की मेज़ पर रखे दोनों लैंप जलते रहते हैं। सेशन जज को अपनी अदालत को इसी तरह रखना पसंद है। शायद उनकी आंखों को ज़्यादा रोशनी नहीं भाती। गर्मी के दिनों में लोगों को इस माहौल से काफ़ी राहत हो जाती है, मगर सीलिंग और अदालत के कोनों से लेकर लोहे के लंबे लंबे पाइपों तक, जिनसे दकियानूसी पंखे अपनी हांडियों के नीचे गर्दिश करते रहते हैं, अदालत का कमरा हमेशा नीम अंधेरे में डूबे रहने के सबब, क्योंकि अरसे से किसी भी बल्ब और ट्यूबलाइट की गर्द झाड़ी नहीं गई है, यहाँ एक अजीब दहशत का माहौल है। पंखे की हांडियों पर उस वक्त भी जब अदालत की कार्रवाई चल रही होती है, एक आध गौरैया बैठी नजर आती हैं, और कभी कभार जबकि अदालत में किसी वजह से खामोशी छा गई हो, अचानक किसी गौरैया के चहकने की आवाज़ इस खामोशी को तोड़ डालती है। चूबी जंगले सुर्ख कपड़ों से ढांप कर रखे गए हैं। खुद अदालत के टेबल, बेंच और कुर्सियां काफ़ी महंगी हैं। सिर्फ मुल्जिम के पिंजड़े की जालियां जंग खाने लगी हैं और कोनों पर कुबड़ गई हैं। उसके अंदर का फर्श बार बार साफ कर दिए जाने के बावजूद गंदा नजर आता है। जज साहब के कमरे का दरवाज़ा इजलास के अंदर खुलता है, जहां से उन्हें 3 चूबी पायदान चढ़कर इजलास के चबूतरे पर आना पड़ता है, जहां उनकी ऊंची पीठ वाली कुर्सी रखी है। उनके चैम्बर के दरवाजे पर एक भारी पर्दा पड़ा रहता है, जिसे जज के अर्दली, पेशकार या स्टेनोग्राफर के अलावा किसी को उठाने की इजाज़त नहीं है। इस माहौल के सबब बच्ची, जो गवाह के कटहरे में खड़ी है, बड़ी नर्वस नज़र आ रही है। लड़की इतनी घबराई हुई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पूछने पर वो अपना नाम भी नहीं बता पाती। आखिरकार इज्जत माब जज को मुदाखलत करनी पड़ती है। वो लड़की का नाम उसे बताकर उससे सवाल करते हैं कि क्या ये उसका नाम है। लड़की को अचानक अपना नाम याद आ जाता है और वो तायीद में सर हिलाती है, जिसे टाइपिस्ट मशीन पर फौरन टाइप कर लेता है। ऑनरेबल जज इशारे से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आगे की कार्रवाई का हुक्म देते हैं।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इस्तफसार पर वो रुक रुक कर पूरा वाकया बयान करती है कि किस तरह वो बेर तोड़ रही थी जब मुलजिम ने उसे धर दबोचा और एक कोने में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। जज साहब उसके बयान का अंग्रेजी में तर्जुमा करते जा रहे हैं, जिसे टाइपिस्ट फौरी तौर पर टाइप कर डालता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना आखिरी सवाल करता है, तुम इस शख्स को पहचानती हो? बार बार पूछे जाने के बाद लड़की को सवाल समझ में आ जाता है और वो मुड़कर पिंजड़े में खड़े शख्स की तरफ देखकर इस बात में सर हिलाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चैन की सांस लेता है। अब मेरी बारी है। वकील सफाई को इन मामलात में चंद बहुत ही नाखुशगवार फराइज अंजाम देने पड़ते हैं। कलीदी गवाह को ऐसे ऐसे सवालों के रूबरू लाना पड़ता है जो उसकी जबान गुम कर दे, और मैं वही करता हूं। तो तुम चोरी छुपे बेर खाने अंदर गई थी, तुमने ये बात कबूल की है। बच्ची चुप रहती है। गांव में इसे चोरी तो नहीं कहा जाता। मेरे सवाल को बार बार दोहराने पर आखिरकार वो तायीद में सर हिलाती है। पहले भी कई बार चोरी कर चुकी हो। बच्ची चुप रहती है। पंखे की हांडी पर कोई चिड़िया नहीं चहकती। उसने तुम्हें पहले भी कई बार चोरी करते पकड़ा होगा। वो सर झुकाकर हामी भरती है। इसके लिए उसे थप्पड़ खाने पड़े थे, वो बताती है। और फिर भी तुम्हें अंदर जाने की हिम्मत हुई? ये सवाल नहीं है। ऑनरेबल जज मुदाखलत करते हैं। दोनों लैंप के सबब उनके हाथ चेहरे के मुकाबले ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। वकील सफाई को बच्ची की उम्र का ख्याल रखना चाहिए। सवालात ऐसे हों कि वो उसका जहन माऊफ ना करें और मुकदमे की नौइयत से उनका ताल्लुक हो, खास तौर पर उस दिन के वाक़े से। और बार बार एक ही सवाल दोहराने से आपका इरादा क्या है? मैं अदालत से माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं अपनी मेज़ पर हाथ रखकर सामने की तरफ झुककर कहता हूँ, बच्ची की उम्र का ख्याल रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम लफ्ज़ों में जिरह ख़त्म कर लूँ। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुमने बताया था कि जब उसने तुम्हें धर दबोचा तो वो तुम्हें कोने की तरफ ले गया और उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। मैं बच्ची से अगला सवाल करता हूँ। बच्ची मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही है। ज़बरदस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था एक 9 साला बच्ची के लिए इसका जवाब देना आसान ना होगा। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुमने क्या पहन रखा था? फ्रॉक का नाम लेकर बच्ची ने डरते डरते अपने बाप की तरफ देखा, जो बेंच पर सर झुकाए बैठा था। उसके लागर कंधे दोनों कान तक उठे हुए थे। चारों दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट्स की रोशनी के बावजूद उसके बाल बिल्कुल बेजान नजर आ रहे हैं। सिर्फ फ्रॉक? लड़की बेबसी से मेरी तरफ देखती है, जैसे उसे मुझसे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं है। मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं नर्म पड़ते हुए कहता हूँ, उसने तुम्हें जब पकड़ा तो तुम फ्रॉक के नीचे क्या पहने हुए थी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया है। इस तरह के सवाल करते वक्त बच्ची की उम्र का ख्याल रखा जाना चाहिए। एहतजाज बेमानी है। ऑनरेबल जज उसके एतराज़ को रद्द करते हुए कहते हैं। वो तासुफ से लैंप की रोशनी में अपने दोनों हाथ मल रहे थे। शायद मैंने सही जगह चोट लगाई थी। वकील सफाई का सवाल कानून के दायरे में है। इसमें कोई सजेशन शामिल नहीं है। अदालत वकील सफाई को इस तरह के सवाल करने से नहीं रोक सकती। हाँ, तो तुमने नहीं बताया कि तुमने फ्रॉक के अलावा और क्या पहन रखा था? बताओ बेटी। जज साहब सामने झुककर बच्ची की तरफ मोहब्बत से देख रहे हैं। बच्ची का खौफ दूर करने के लिए उन्होंने अपनी ऐनक को उतार लिया है और नरमी के साथ उसकी तरफ ताक रहे हैं। शर्माओ मत, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। योर ऑनर, मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। मैं कहता हूँ और दोबारा बच्ची से मुखातिब होकर कहता हूँ, उसने तुम्हें पकड़ने के बाद क्या किया? मुझे जमीन पर जबरदस्ती लिटा दिया। फिर उसकी आंखें डबडबा रही थी। हाँ फिर, मैंने अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा। आगे बताओ, आगे क्या हुआ? बच्ची ने बेचारगी के साथ अपने बाप की तरफ देखा, जो अपने दोनों घुटनों के बीच छतरी के मुड़े हुए सिरे पर थोड़ी टिकाए एक टक चेकर बोर्ड फर्श को घूर रहा था, जैसे अभी अभी वो उसके अंदर समा जाएगा। बताओ आगे उसने क्या किया? जज ने मुदाखलत की। शायद उनकी दमे की खुफ्ता बीमारी जाग गई थी। उसने मेरी जंगिया। बच्ची के आंसू बह निकले और वो फूट फूट कर रोने लगी। अदालत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी गई। दोबारा अदालत कायम हुई और इज्जत माब जज अपनी कुर्सी पर फायज हुए तो मैंने अपना सवाल वहीं से शुरू किया। लड़की इस बार कम नर्वस नजर आ रही थी। शायद तुम ये कहना चाह रही थी कि उसने तुम्हारी जंगिया उतार दी थी, मैंने कहा,
और अगरचे इस सवाल के जरिए मैं लाशऊरी तौर पर गवाह की रहबरी कर रहा था, सरकारी वकील ने कोई एतराज दर्ज न करवाया, क्योंकि इससे उसका मुकदमा कमजोर नहीं होता था। बच्ची ने तायीद में सर हिलाया। पेशकार का मुंह खुला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बच्ची पर इस तरह टिकी थीं जैसे वो उसका रेप होते हुए देख रहा हो। फिर उसने क्या किया? उसने उसने लड़की हवास बाख्ता नजर आ रही थी। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैंने झुंझलाते हुए कहा। बताओ, साफ साफ बताओ, घबराओ मत। जज ने फिर मुदाखलत की। अदालत के सामने सब कुछ बोल दो, ये बहुत जरूरी है बेटी। उसने मुझे वो आगे कुछ न कह सकी। उसके बाद मेरे बार बार सवाल करने के बावजूद भी उसने जबान नहीं खोली। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत बेचैन नजर आ रहा था। उसके पास इस गवाह के अलावा कोई चश्मदीद गवाह भी न था। योर ऑनर, उसने खड़े होकर अपने चुगे को कंधों पर खींचते हुए कहा, जो बैठे बैठे एक तरफ ढलक गया था। चुगे का सियाह रंग ट्यूबलाइट की रोशनी में किसी पॉलिश किए हुए जूते की जिल्द की तरह चमक उठा था। एक 9 साल की बच्ची से जो गांव के माहौल में पली बड़ी हो, इससे ज्यादा इस्तफसार लाजमी नहीं। अब तक उसने जो कहा है उससे सारी बात साफ हो जाती है। बार बार इस मंजर को दोहराने पर उसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। मुझे अफसोस है, इज्जत माब जज एक बार फिर तासुफ से अपने हाथों को मलते हुए कहते हैं। इस जज के सिलसिले में मैंने महसूस किया है कि इनके चेहरे के मुकाबले इनके हाथ ज्यादा बातें करते हैं। मैं वकील सफाई को जिरह करने से रोक नहीं सकता। अब मुकदमा अगर रेप का हो तो इस तरह के सवालात तो आएंगे ही। तो बताओ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हें जमीन पर लिटा दिया, तुम्हारी जंगिया नीचे गिरा दी, उसके बाद? मेरी पाटदार आवाज अदालत के कमरे में गूंज रही थी। मेरे आखिरी अल्फाज एक तेज मुर्दानी चीख की नजर हो गए थे। बच्ची का बाप बेंच से उठकर खड़ा हो गया था और अपनी छतरी को सर के ऊपर घुमाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो सामने के बेंच के पाए से जो अंधेरे में डूबा हुआ था, टकराया और छतरी के साथ जमीन पर जा गिरा। वो उठने की कोशिश कर रहा था जब कांस्टेबलों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो अपनी देहाती जबान में जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। बच्ची कटहरे के अंदर लकड़ी के फर्श पर उकड़ू बैठी, अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। ऑनरेबल जज सर को दोनों हाथों से थामे बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर पर रखे हुए दोनों हाथ वो हाथ न थे जिन्हें लैंप की रोशनी में मुतहर्रिक रहने की आदत थी। बहुत खूब, कमाल हो गया। काकू बरामदे में दरी को तय करते हुए मेरी तरफ मोहब्बत से ताक रहे थे। तुमने तो कमाल कर दिया। अब सिर्फ डॉक्टर से निपटना बाकी है। मैंने पता लगा लिया है, नया डॉक्टर खाऊ है, बिल्कुल ही गधा, छोटी जात का है, रिजर्वेशन के बल पर डॉक्टर बन गया है। मुझे काकू का यह रवैया अच्छा नहीं लगता, मगर इसका क्या किया जाए कि वो जिंदगी से हारा हुआ आदमी है। उसके पास तशफ़ी के लिए सिर्फ अपनी ऊंची जात ही रह गई है। मुझे अदालत के वाक़े से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वापस लौट कर मैं अपने पेशे की लानत के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं चीनी कोठी की तरफ निकल जाता हूँ और उसकी ऊंची दीवार के साए में सड़क पर चहलकदमी करने लगता हूँ, यहाँ तक कि सूरज डूब जाता है और इसके बावजूद कि आसमान में अब भी काफ़ी तेज़ रोशनी है, उसकी पहली मंजिल के एक कमरे में रोशनी जल उठती है। मेरे सामने से कई राहगीर गुजर जाते हैं। मुझे लगता है वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं वापस घर के अंदर आता हूँ। काकू एक दूसरे मुकदमे के सिलसिले में एक दूसरे मौक्किल के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। दोनों इस तरह सरगोशी में बातें कर रहे हैं जैसे दो मुजरिम किसी जुर्म के इर्तिकाब से कबल मंसूबा बना रहे हों। एक बार दोनों सर उठाकर मेरी तरफ देखते हैं, मगर कुछ नहीं कहते। डॉक्टर की रिपोर्ट की नकल मेज पर पड़ी है। मैं उसका मुताला करने लगता हूँ। रिपोर्ट किसी के भी हक में जा सकती है, काकू सर उठाकर कहते हैं। सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेरा ख्याल है तुम ये कर सकते हो। डॉक्टर से राब्ता कायम कर लिया गया है? उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं, डॉक्टर की गवाही बहुत अहम है। मैं कहता हूँ, मुझे उससे मिलना होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास गवाह बराए नाम है। बच्ची के बाद उसका सबसे अहम गवाह वो डॉक्टर है जिसने इस्मत दरी के बाद बच्ची की जांच की थी। सरकारी वकील मुकदमे पर काफ़ी मेहनत कर रहा है, मगर मुझे उसकी धज्जियां उड़ाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। किसी ने इस अमल का इर्तिकाब नहीं देखा है। मुकदमे की सुनवाई के वक्त लड़की बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाई है। जाड़े की एक सुनसान दोपहर होने के सबब किसी ने बच्ची को बेर के बागीचे में जाते या उससे बाहर आते नहीं देखा है।
खुद बच्ची के अलावा कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं। पुलिस की कोशिश पर कराइनी शहादत के तौर पर जो चंद गवाह मुहैया किए गए थे, वो दूर की कौड़ी लाने के मिस्दाक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के किसी काम के नहीं निकलते। हमने उस डॉक्टर से राब्ता भी कायम कर लिया था जिसने बच्ची की जांच की थी और उसकी शर्मगाह के जख्म की रिपोर्ट मुरतब की थी। वो बिल्कुल ही सस्ता साबित हुआ। शराब के चंद पैक के बाद ही वो अपनी बीवी के मजालिम की दास्तान शुरू कर देता है। मुझे उससे कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी। वो जब ये कह रहा था तो नशे में उसकी आंखें छोटी हो गई थी, मगर एक न एक दिन इंसान की आंख खुल ही जाती है। मुझे उस निकम्मे डॉक्टर पर शर्म आ रही थी। उसने नोटों की गड्डी को बगैर किसी झिझक के अपने ब्रीफ केस के अंदर रख लिया था। तीसरे दिन अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी गवाही से मुतमईन अपनी कुर्सी पर बैठा ही था जब मैंने उसके इत्मीनान में सेंध लगानी शुरू कर दी। आपका कहना है कि बच्ची की शर्मगाह पर कारी जख्म मौजूद था। मैंने जानबूझकर अपना हाथ कटहरे पर उसके दोनों हाथों के बीच रख लिया था। यह कुर्बत कायम करने का एक नफ्सियाती हरबा था जिसे हम वकील गाहे बगाहे मुकदमों की सुनवाई के दौरान हरीफ के गवाहों पर आजमाया करते हैं, खास तौर पर उन गवाहों पर जो हमें कमजोर नजर आते हैं। और फिर इस गवाह को तो हम लोग पहले से खरीद चुके हैं। हाँ, मेरी रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह तौर पर लिख दी गई है। अब तक मैं यही तो कहता रहा हूं, अब और कितनी बार दोहराऊं? सबको समझ जाना चाहिए। मैंने रिपोर्ट में तफसील से सब कुछ दर्ज कर दिया है। पूरी बात मैं रिपोर्ट पढ़कर ही बता सकता हूं। ये रही आपकी रिपोर्ट की नकल। मैं रिपोर्ट की नकल उसकी तरफ बढ़ाता हूं। मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वो आदमी नहीं जिससे मैं 2 दिन कबल मिल चुका था। जख्म बाहर की तरफ बुरी तरह नुमाया है। शर्मगाह के बैरूनी होंठ और क्लिटोरस बुरी तरह कुचल गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जबरिया तौर पर किसी सख्त चीज को अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई थी। वो मेरी रिपोर्ट की नकल के बजाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बढ़ाई हुई नकल पढ़कर सुनाता है और मेरी तरफ देखता है। मगर आपने छोटी बच्चादानी, मेरा मतलब है स्मॉल यूट्रस में किसी मर्दाने जिनसी आले की दरअंदाजी का जिक्र नहीं किया है। उस जगह कुचलने के निशान नहीं पाए गए होंगे। इसका यह मतलब नहीं कि वहां किसी जिनसी उज्व की दरअंदाजी न हुई होगी। किसी किसी यूट्रस में इतनी लचक होती है कि वो बड़ी से बड़ी दरअंदाजी झेल सकती है, मगर इस उम्र में बच्ची की स्मॉल यूट्रस बहुत ही नापुख्ता हालत में होती है और किसी भी सख्त चीज से उसका वास्ता पड़ जाए तो उसका कुचल जाना लाजमी है, बल्कि नागुजीर है। बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि इसके सबब बच्चियां सारी उम्र बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाती हैं। मगर आपकी रिपोर्ट इतनी सारी बातों पर कोई रोशनी नहीं डालती। मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर जैसा कि मैंने कहा है, उस जगह कुचलने के निशान नहीं पाए गए होंगे, इसीलिए मैंने उस जगह के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जबरी मुबाशरत के अमल में कभी कभार मर्दाना जिनसी आले की रसाई वहां तक नहीं हो पाती या फिर उसमें मजबूती नहीं होती, और बहुत हद तक इस बात पर भी मुनसिर है कि जिनसी आले की जसामत क्या थी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कभी कभार इंजाल कबल अज वक्त हो जाने से इस किस्म की पेचीदगियाँ पेश आती हैं, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शर्मगाह के बाहरी होठों और क्लिटोरस के कुचल जाने से साफ जाहिर है कि किसी सख्त चीज को दाखिल करने की कोशिश की गई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुस्कुरा रहा है। उसकी नज़र में मैं खुद अपने दाम में आ गया हूँ। और वो चीज़ क्या हो सकती है, मैं पूछता हूँ। क्या हो सकती है? डॉक्टर हैरान होकर रिपोर्ट से सर उठाकर मुझसे पूछता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डॉक्टर तजब्जुब की हालत में इज्जत मुआब जज की तरफ देख रहा है, जैसे उसे उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद हो। मरकरी लाइट की रोशनी में डॉक्टर की ऐनक का शीशा चमक उठा है। तनाव की हालत में उसे रह रहकर आंखों को भींच लेने की आदत भी है। कोई भी सख्त और नोकीली चीज उसके बिल्कुल करीब खड़े होने के सबब मैं देख सकता हूं कि उसने एक आह भरी है। शायद उसे वो पैसा याद आ गया है जिसे उसने अपने ब्रीफ केस के अंदर डाला था। मिसाल के तौर पर किसी मर्द का उज़्व तनासुल जब वो उसे पूरी सख्ती के साथ आजमाए, मैं पूछता हूँ, मुमकिन है? या फिर लकड़ी या लोहा या फिर कोई नोकीला पत्थर? शायद। यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी रिपोर्ट में किसी मर्द के उज़्व तनासुल का एक इम्कानी जिक्र तो है, मगर उसे महज कयास के तौर पर देखा गया है। फिर भी अगर इसे तस्लीम कर लिया जाए तो क्या यह मुमकिन है कि किसी इंसानी उज़्व, मिसाल के तौर पर 40 बरस के एक मर्द के आले तनासुल में इतनी धार या इतनी सख्ती हो
कि इस तरह का लैसरेटिंग जख्म आए? मुमकिन है। वो तायद में सर हिलाता है, मगर उसकी आवाज कमजोर है। इज्जत माब जज के अंदाज से साफ झलक रहा है कि उसे डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं। इस सूरत में इस तरह के जख्म का मुल्जिम के उज़्व तनासुल पर भी होना लाजमी था, मगर आपकी रिपोर्ट इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। जबकि जहां तक अस्पताल के रजिस्टर से मुझे पता चला है, आपने मुल्जिम की भी जांच की थी। डॉक्टर अपना सर खुजाते हुए खामोश रहता है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ देखता है, मगर उसकी आंखों से उसे कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैं ये कहूं कि यह ज्यादा मुमकिन है कि किसी नोकीली लकड़ी या नोकीले पत्थर के सबब यह जख्म बना होगा, तो आप क्या कहेंगे? मुझे एतराज है योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी जगह खड़ा हो गया है। डिफेंस वकील अपने अल्फाज सरकारी गवाह के मुंह में ठूसना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वकील सफाई अपनी जिरह को सवालिया अंदाज में पेश करे। ये मेरा सवाल ही है योर ऑनर, और मेरा सवाल सीधा साधा है कि क्या किसी मर्द के उज़्व तनासुल से इतनी सख्ती की उम्मीद की जा सकती है कि इस नौइयत का जख्म बन पाए? आई बेग योर पार्डन। डॉक्टर अपने हवास खो रहा है। वो कटहरे पर सामने की तरफ काफी झुक गया है, जिसके सबब खून उसके गालों तक खींच आया है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अगर ये कहूं कि यह जख्म किसी नोकीली लकड़ी या नोकीले पत्थर से बना है, मसलन किसी गांठदार सूखी टहनी से रगड़ खाकर या मिट्टी की दीवार फांदते वक्त मिट्टी से निकले हुए किसी चकमाक के सबब, तो आपकी राय क्या होगी? डॉक्टर पलकें झपकाए बगैर मेरी तरफ देख रहा है। वो सर मोड़कर इज्जत माब जज की तरफ देखकर सर खुजाता है। मुमकिन है। वो डरते डरते पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ देखता है। बल्कि इसका इम्कान ज्यादा है। पैसे ने अपना काम किया है, या फिर शायद लाशूरी तौर पर मैंने सच के दरवाजे पर दस्तक दे डाली है। जज हिकारत से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर अपनी ऊंची कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिका देते हैं। सरकारी वकील फौरन डॉक्टर को मुनहरिफ यानी हॉस्टाइल करार देता है और क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देता है, मगर अब डॉक्टर के पास इजाफा करने या कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। तरफैन के गवाहों की फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है। बहस की तारीख किसी भी दिन तय कर दी जा सकती है। इससे कबल गवाहों के ब्रीफ लेने होंगे, बहस के खदोखाल तय करने होंगे। इसके लिए मुझे बड़ी तैयारी करनी है। चीनी कोठी के पिछवाड़े कुत्ते ज्यादा शोर मचाने लगे हैं, जिसके जवाब में झबरा वहशी हो रहा है। मीर उसे बाहर ले जाता है। कभी कभार उसकी जिबिल्ली ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसे झबरा को आवारा कुत्तों के बीच छोड़ना पड़ता है। मुझे अपने मकान की चार दीवारी के बाहर दूर तक उसके भौंकने की आवाज सुनाई देती रहती है। जिनसी ख्वाहिश में शराबोर एक जानवर, जिसे एक कुतिया की तलाश है या फिर एक कुत्ते की। मुझे आयशा की याद आने लगी है। आयशा जिसने चीनी कोठी की तरह मेरे हवास पर अपनी परछाई डाल रखी है। अक्सर काम से बहुत थक जाने के बाद मैं आंखें बंद करके उसके बदन से कपड़े उतारने लगता हूँ। मुश्तजनी के लिए इन दिनों आयशा काफी मौसर साबित होने लगी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहस बिल्कुल तयशुदा लकीर पर आगे बढ़ती है और फिर देखते देखते बहस से ज्यादा एक अपील में बदल जाती है, जिसमें एक बच्ची की इस्मत दरी की कहानी बार बार दोहराई जाती है, जैसे यह वाकया बजाय खुद किसी न किसी के गले पर फंदा डालने के लिए काफ़ी है और इस अमल के बगैर नामुकम्मल है। इज्जत मुआब जज को उससे मजीद दानिशमंदी की उम्मीद थी। उसे मायूसी हुई है। वो बहस के बीच में ही उसे दिलचस्पी खो बैठते हैं और बरामदे की तरफ खुलने वाले दोनों बैजवी रोशनदानों की तरफ ताकने लगते हैं, जो कभी हाथ पंखों की रस्सी के लिए बनाए गए थे, मगर अब वो चिड़ियों की गुजरगाह बन चुके हैं, जिनके निचले सिरे पर बीट की आड़ी तिरछी लकीरें खिंची हुई हैं। मुझे लगता है वो इस इंतजार में है कि कब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी बहस समेट ले और मैं अपनी बहस शुरू कर दूं। इसी दरमियान मैं डिफेंस की तरफ से चंद गवाह भी पेश कर चुका हूं, जिन्होंने खानदानी दुश्मनी का एक फर्जी किस्सा गढ़ा है। मैंने पड़ती जमीन के मामले से गुरेज किया था, सिवाय एक हल्के से हवाले के, क्योंकि इस सिलसिले में किसी किस्म के कागजात का फुकदान था। सरकारी वकील ने उन गवाहों के झूठ का पर्दाफाश करने की बहुत कोशिश की, मगर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल बूदा साबित होता है। उसने शायद कभी गांव जाने की जरूरत ही महसूस न की होगी। इसकी एक और वजह भी है। गांव के लोगों ने जिस तरह उसकी मादरी जबान बंगाली को बिगाड़ रखा है, उससे उसे सख्त नफरत है, जिसका वो खुलकर इजहार किया करता है। वो राबिंद्र संगीत का दीवाना है,
और अगर ज़रूरत पड़े तो स्टेज पर उन्हें गा भी सकता है। मगर बंगाली कल्चर से उसकी सारी मोहब्बत कवि ठाकुर के खींचे हुए दायरे तक महदूद है। उस दायरे के बाहर वहशी बसते हैं। मैंने अपनी बहस शुरू की तो अदालत के अंदर, जो खचाखच वकीलों, पुलिस और ऐसे लोगों से भरी हुई थी जो दूसरे मुकदमों के सिलसिले में आए हुए थे और अपने तजस्सुस से मजबूर होकर वहां आ खड़े हुए थे, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। और गरचे मैं अपनी बहस अंग्रेजी में कर रहा था, मगर भीड़ में खड़ा आखिरी शख्स तक उसे इतनी दिलचस्पी से सुन रहा था जैसे मेरा एक एक लफ्ज उसकी समझ में आ रहा हो। अपनी बहस के दौरान गवाह नामों पर, गवाहों के दिए हुए बयानात पर बहुत सारी जगहों की निशानदही करते हुए जो एक दूसरे की नफी कर रही थी, और ये मेरा बहुत सारा वक्त ले लेता है। आखिरकार मैं उस दिन के वाक़े के अंदर दाखिल होता हूँ जब जुर्म का इर्तिकाब किया गया था। योर ऑनर, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि बच्ची ने अदालत में एक झूठा इल्ज़ाम आयद किया है। हो सकता है मुलजिम ने गुस्से की हालत में उसके साथ मारपीट की हो, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है, जिसे लोगों ने बलात्कार समझ लिया हो। मैंने चंद गवाह ऐसे भी पेश किए हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि दोनों खानदानों में ज़मीन के सिलसिले में एक दुश्मनी शुरू से मौजूद थी। मगर इससे दरगुजर मैं जिस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ वो ये है, और इसके लिए मैं सरकारी वकील के अपने गवाह नंबर 4 की गवाही के उस हिस्से की तरफ आपकी तवज्जो खींचना चाहूँगा जहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसने इस बात की तायद की थी कि बाग का फाटक बेर की गांठदार लकड़ियों का बना हुआ था, और उसे लांघते वक्त अगर आदमी ठीक से ख्याल न रखे तो उसकी शर्मगाह का जख्मी हो जाना लाजमी है। दूसरी तरफ सरकारी डॉक्टर के मुताबिक इसका इम्कान ज़्यादा है कि यह जख्म किसी गांठदार डाली के सबब बन गया हो, जिससे बेर के बागों में लोग फाटक बनाते हैं क्योंकि उन्हें लांघना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब ने यह साफ कहा है कि इंसानी उज़्व से इतनी सख्ती की उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस तरह का कोई जख्म बना सके, और मुलजिम, जैसा कि आप देख सकते हैं, उम्र के जिस मकाम पर है, एक शादीशुदा शख्स होते हुए यह और भी नामुमकिन है कि वो इस तरह की सख्ती का मालिक हो सके। आप कहना क्या चाहते हैं? मुलजिम नामर्द है? जज तमस्कुर से मेरी तरफ ताक रहे हैं। लैंप के नीचे उनके हाथ मेज पर साकित पड़े हैं। बिल्कुल योर ऑनर, आपने मेरी बात मुंह से छीन ली, और जब आपने इस तरफ इशारा कर ही दिया है तो इस सिलसिले में मैं एक तिब्बी जांच की रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा जिसका ताल्लुक मुलजिम से है। मैं एक डॉक्टरी रिपोर्ट पेशकार की तरफ बढ़ाता हूँ। 1 साल पहले मुलजिम की बीवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुलजिम को नफ्सियाती तौर पर इतना सदमा पहुंचा था कि वो वाकई नपुंसक हो चुका है। यह बिल्कुल गैर ज़रूरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एहतजाज पेश करता है। सरकारी फरीक को ऐसी किसी मेडिकल रिपोर्ट का इल्म नहीं, न उसकी नकल उसे दी गई है। अदालत इस मकाम पर किसी नए गवाह की इजाज़त नहीं दे सकती। अब इस बात के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। जज पढ़े बगैर रिपोर्ट पेशकार को लौटा देते हैं, जो उसे वापस मेरी तरफ बढ़ा देता है। बहस आगे बढ़ाई जाए। मुझे ये पता था, और मैंने महज इस बात को सामने लाने के लिए यह ड्रामा खेला था। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट डॉक्टर से पैसे के बल पर हासिल की गई थी। बाद की बहस में मैं यकायक जारहाना अंदाज अपना लेता हूँ और बच्ची के उस जुमले के गिर्द देर तक बोलता रहता हूँ जब उसने ज़बरदस्ती के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। यह ऐसी इस्तिलाह थी जो एक 9 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल गैर फितरी थी। ऐसा लगता है जैसे बार बार ये लफ्ज़ उसके जहन में डाला गया है, वरना वो भरी अदालत में इस लफ्ज़ का मफहूम समझा पाती। दरअसल मैं 4 घंटे की बहस का निचोड़ पेश करते हुए कहता हूँ, मुलजिम ने कई थप्पड़ लड़की को लगाए थे, और वो भागते भागते बाग के फाटक को फलांगते वक्त, जो बेर की गांठदार टहनियों का बना हुआ था, जख्मी हो गई थी, जिसे लोगों ने बलात्कार का नाम दे दिया। हो सकता है लोगों ने जानबूझकर ये न किया हो, क्योंकि उस जगह के जख्मों के बारे में और क्या सोचा जा सकता है। अगर ये जख्म किसी ज़बरदस्ती का नतीजा होता तो उसकी छोटी बच्चादानी में किसी जख्म या मनी का निशान मिलता, या खुद अंदामे निहानी के बैरूनी होंठ और क्लिटोरस जहां पर कुचल गए थे, उन जगहों पर मनी की मौजूदगी मिलती, जिसके सिलसिले में डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल खामोश है। खुद इस तरह का कोई जख्म मुलजिम के जिस्म पर नहीं है जिसकी जिस्मानी जांच खुद सरकारी डॉक्टर ने की थी। बल्कि मुझे तो इस पर हैरत है कि मुअज़्ज़िज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लड़की की जंगिया और फ्रॉक को एग्जिबिट बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर मनी की मौजूदगी का होना लाजमी था और फॉरेंसिक रिपोर्ट से सच का पता लगाया जा सकता था।
दरअसल सरकारी डॉक्टर को अपनी कमजोरी का एहसास था, इसलिए उसने जगह जगह एक मुहतात खामोशी इख्तियार करने की कोशिश की है। ये तो आज सारी दुनिया जानती है कि अपने मुकदमे को ठोस बनाने के लिए डॉक्टरों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस के दबाव में कितना काम करना पड़ता है, वरना उनकी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। ये लाजमी था कि गैर जानिबदारी की मिसाल कायम करते हुए डॉक्टर एक बलीग रिपोर्ट पेश करते ताकि सच सामने आ सके, मगर उन्होंने अपनी नामुकम्मल और बेतवाजुन रिपोर्ट के जरिए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसे किसी भी तौर कबूल नहीं किया जा सकता। लड़की ने खुद कबूल किया था कि उस जबरदस्ती के बाद वो खुद से फाटक फलांग कर घर गई थी, जो इस हालत में जब एक कमसिन लड़की की एक हट्टे कट्टे मर्द के हाथों इस्मत दरी की गई हो, जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है, और उसकी फर्ज से खून रिस रहा हो, बिल्कुल नामुमकिन है। जबरी मुबाशरत एक बहुत ही वहशियाना अमल है जो इस कदर जारहाना शक्ल इख्तियार कर लेती है कि खुद दोषी जायद तक पहली बार इस अमल से गुजरने के बाद जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरीके से टूट जाती हैं और देर तक हरकत करने के लायक नहीं होती। और हम यहाँ एक 8 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं। महज एक कम उम्र की बच्ची को जहन में रखकर हम पूरे मुकदमे को नहीं सोच सकते। हमें ऐनी गवाह और दूसरे वाकयात पर भी नज़र रखना लाजमी है, और जहाँ तक ऐनी शवाहिद का ताल्लुक है, एक भी ऐसा गवाह मौजूद नहीं, जबकि दूसरी तरफ दूसरे वाकयात या कराइनी शहादत से भी इस इल्ज़ाम को तक़वियत नहीं पहुँचती कि बच्ची की इस्मत दरी की गई है, बल्कि तमाम वाकयात इसके खिलाफ बोलते नज़र आते हैं। मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है, योर ऑनर। मेरी अदालत से इल्तिजा है कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। मेरी बहस के बाद इज्जत मुआब जज कुछ थके थके नजर आ रहे हैं। अगर उनकी आंखों से देखा जाए तो अदालत का कमरा कुछ और ज्यादा तारीक हो गया है। वो फैसले की तारीख का ऐलान करके इजलास में अपनी जगह बैठे रहते हैं और कुछ कागजात का मुआयना करने लगते हैं, मगर मुझे पता है ये उनका दिखावा है। वो कुछ देर के लिए खाली उस जहन रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि स्टेनोग्राफर टाइप मशीन के रोलर पर कागज छोड़कर सिगरेट पीने बाहर चला जाता है। शायद अभी इस जगह उसका कोई काम नहीं है। पेशकार अपने काम में डूब गया है। पूरी अदालत सुनसान पड़ी है, मगर जज दोनों लैंपों के बीच एक सी हालत में बैठे हुए हैं। मैं अपने कागजात समेट कर बाहर निकलते वक्त आखिरी बार उनकी तरफ देखता हूँ। वो सामने रखे कागजात पलट रहे हैं। बाहर दरख्तों के पीछे गुरूब आफताब का सोना पिघल रहा है। बहस बुरी नहीं थी। काकू मेरे कान में सरगोशी करते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता ये जज क्या सोच रहा है। मैंने इतने जज देखे हैं, आज तक इस तरह का आदमी नहीं देखा। इसका चेहरा समझ में ही नहीं आता, और इसे अंधेरा इतना पसंद क्यों है। हमने अपना काम किया है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मैं जवाब देता हूँ, जल्दी से एक कप चाय मंगवाइए, मैं थक गया हूँ।